अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर इरम कलसूम है और मैं हेल्थ पॉइंट के फोरम से आपके साथ हमेशा राब्ते में रहती हूँ। मेरे पास आपका एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जो अभी मेरे इनबॉक्स में आया हुआ था कि मीनोपॉज के साथ किस तरह की डाइट को लेना चाहिए या मीनोपॉज के साथ हमें अपनी बाकी सेहत को किस तरह से बैलेंस करना चाहिए। मीनोपॉज एक ऐसी स्टेज होती है जब फीमेल्स के हार्मोन्स जो हैं वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं, बल्कि काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हो चुके होते हैं। मीनोपॉज कभी भी डायरेक्टली एक साथ नहीं आता है, हमेशा प्री मीनोपॉज फेज आती है, उसके बाद ही पेशेंट मीनोपॉज में एंटर होती है। प्री मीनोपॉज की जो फेज है उसमें हमारे पास क्या क्या सिम्टम्स देखने में आते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, आज हम उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। कि पेशेंट को हमेशा गर्मी महसूस होना शुरू होती है, बैठे बिठाए गुस्सा भी आता है, चिड़चिड़ापन भी होता है, महफिलों में जाना उसको पसंद नहीं होता, अवॉइड करती है बहुत ज़्यादा रशी प्लेसेस को, बहुत ज़्यादा लोगों को, और घर में अगर बच्चे हैं तो डेफिनेटली उनका शोर या फिर कोई भी ऐसी बात जो उसकी पसंद से हट कर हो उस पर वो अचानक से रिएक्ट करती है। तो ये बहुत ही कॉमन से सिम्टम्स हैं जो एक प्री मीनोपॉजल खातून में आते हैं। इसमें नॉर्मली जो हमारे घरों में सबका बिहेवियर होता है वो भी फीमेल के साथ बहुत अच्छा नहीं होता। यही कहा जाता है कि फ़ीमेल जो है वो कोऑपरेटिव नहीं है, उसको गुस्सा आता है, चीखती चिल्लाती है, बच्चों पे चिल्लाती है। अगर थोड़ी सी भी मॉरल सपोर्ट हम अपनी फीमेल्स के साथ करना शुरू कर दें तो डेफिनेटली ये जो नेचुरल फिजिकल सिम्टम्स फीमेल अटेंड कर रही होती है जो कि प्री मीनोपॉजल सिम्टम्स कहलाते हैं, उसमें हम उसको मॉरल सपोर्ट देकर भी उसके इन चीज़ों को बहुत हद तक बेहतर बना सकते हैं। लेकिन अब बात आती है कि जो नेचुरल तरीके से उसके अंदर बॉडी में चेंजेस आ रही हैं, उसके हार्मोन्स में चेंजेस आ रही हैं, तो उस पर उसको किस तरह से कंट्रोल करना चाहिए। उसको सबसे पहली चीज़ तो है, जब आप इस तरह के सिम्टम्स में आते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको अपनी एज देखनी चाहिए कि पेशेंट को कैसे पता चलता है। पहले वक्तों में थोड़ा सा इस तरह से था कि 40-45 की उम्र में जाकर प्री मीनोपॉजल सिम्टम्स आना शुरू होते थे। अब ये रेंज जो है वो 30 की एज में भी देखने में आती है कि फीमेल्स बहुत जल्दी प्री मीनोपॉजल सिम्टम्स अटेन करने लग जाती हैं। आपको अपनी डॉक्टर के साथ रब्ता करना चाहिए, उसके साथ अपनी चीज़ों को डिस्कस करना चाहिए एंड डेफिनेटली डॉक्टर उस पर आपको कुछ चीज़ों से टेस्ट ज़रूर एडवाइस करेगी जिसमें आपका ब्लड सीपी हो जाएगा, आपके शुगर के टेस्ट आ जाएंगे, यूरिन के टेस्ट आ जाएंगे, पेल्विक अल्ट्रासाउंड आ जाएगा, आपके हार्मोन्स लेवल को चेक किया जाएगा। और अगर आप में पीरियड्स की डिस्टर्बेंस भी आने लगी है तो डेफिनेटली आपके हार्मोनल चेंजेस की वजह से जो भी रिजल्ट्स होंगे उसके अकॉर्डिंगली आपको अपनी ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। और इन केस अगर आपको बिल्कुल कोई ऐसा हार्मोनल इशू फिलहाल नहीं स्टार्ट हुआ या आपका स्कैन भी बिल्कुल ठीक है, आपको कोई फाइब्राइड्स का इशू नहीं है, कोई पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का इशू नहीं आ रहा है या कोई और पैथोलॉजी अगर आपके स्कैन नहीं आ रही है, तो डेफिनेटली फिर बात आ जाती है कि आप क्या डायबिटिक तो नहीं है। 100% आपका डायबिटिक टेस्ट अगर ठीक है और आपका ब्लड सीपी जो है उसमें अगर कोई फॉल्ट आ रहा है, जैसे कि अनीमिया को रूल आउट किया जाता है। बाज़ दफ़ा फीमेल्स जो हैं वो अपनी डाइट पे तवज्जो नहीं देती हैं और अनीमिया गेन करते हैं, यानी कि खून की कमी हो जाती है, तो आपको उसके ऊपर अपना काम करना चाहिए। उसमें आप अपनी डाइट को भी बेहतर कर सकती हैं और मेडिसिन लेकर भी इस चीज़ को बेहतर किया जा सकता है। अब जब आ जाती हैं प्री मीनोपॉजल या मीनोपॉजल फीमेल्स की डाइट की बात, तो उसमें क्या क्या चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो आज का हमारा मेन टॉपिक और क्वेश्चन था। जब भी आप प्री मीनोपॉजल उसमें जाती हैं, फेजेस में जाना शुरू करती हैं, तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आपको अपनी डाइट में प्रोटीन्स का लेवल जो है वो इंक्रीज़ कर देना चाहिए। आपकी डाइट हमेशा प्रोटीन बेस्ड होनी चाहिए, उसमें आपके कार्ब्स और जो हैं दूसरा फैट्स वगैरह वो रिड्यूस हो जाने चाहिए। अगर हम इजी सा सिंपल सा फार्मूला लें कि क्या लेना चाहिए, प्रोटीन्स किस किस्म की होनी चाहिए और कार्ब्स में क्या चीज़ को हमें रिड्यूस करना चाहिए, कार्ब्स होते क्या हैं, तो प्रोटीन में आ जाते हैं आपका एग, आपकी फ़िश या फिर आपकी चिकन। इसके अलावा आप ले सकती हैं अपना योगर्ट, बीन्स और ग्रीन लीवी वेजिटेबल्स वगैरह हो गई। आप सैलेड की फॉर्म में भी ले सकती हैं। आपके पास बहुत अच्छा सोर्स है कि अगर आप मीट पसंद नहीं करती, गोश्त खाना पसंद नहीं करती हैं, तो आप दालों के ज़रिए जो है दालों का सूप बनाएं, दालें इस्तेमाल करें अपने खाने में। चपाती का इस्तेमाल, चपाती अब पार्ट बन जाती है आपके कार्ब्स का, वो प्रोटीन में शामिल नहीं होती है। आपको जो है मल्टीग्रेन आटा यानी कि जौ, जवार और बाजरा या फिर बेसन की रोटी बनाकर उसका इस्तेमाल अपनी डेली रूटीन में लाना चाहिए। नहीं तो आपको अपने जो डाइट को है वो बैलेंस कर लेना चाहिए कि मैंने हफ्ते के ये जो 7 दिन हैं इसमें अपनी तरह तरह की रोटी जो मैंने बनानी है और उसको खाना है, मैं डिवाइड कर लूँ कि आज मुझे बेसन की रोटी खानी है, अगले दिन मुझे चपाती लेनी है होल व्हीट की, लेकिन मैंने उसकी क्वांटिटी जो है वो आधी रखनी है, या फिर एक छोटी पूरी रोटी अगर आप खाना पसंद करती हैं कि मुझे पूरी रोटी खानी है तो उसका साइज़ रिड्यूस कर लें, उसको छोटा कर लें।
पेड़ाई छोटा उठाएं तो रोटी भी छोटी बनेगी। इसी तरह जब आप अगले दिनों को डिवाइड करेंगी, जो बाकी के दिन हैं, तो उसमें भी आपने उसको डिवाइड करना है, जौ जवार बाजरे की रोटी बना के उसमें खानी है डिफरेंट डेज पर, ताकि आपकी जो डाइट है उसमें प्रोटीन का पोर्शन ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू कार्ब्स के, यानी कि जैसे आपकी गंदम की रोटी हो गई। इसके अलावा आप मैदे का इस्तेमाल जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, हमारी जितनी भी जंक फूड हैं, बर्गर है या फिर पिज़्ज़ा हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, चाहे हम उसको घर में बनाएं या जिस तरह से बाहर से भी मंगवाएं, आल्दो कि मैदे का इस्तेमाल उसमें बहुत ज़्यादा है। आजकल की जो कॉमन खाई जाने वाली डाइट है कि ज़्यादातर घरों में जो है मैक्रोनीज या स्पैगेटीज़ बना के खाई जाती हैं, तो उसमें ये कोशिश करें कि मैक्रोनी या स्पैगेटी के इस्तेमाल की बजाय पास्ता का इस्तेमाल करें। पास्ता बेसिकली जब भी आप बाज़ार जाएंगी तो आपको पैकेट्स पे लिखा हुआ मिलेगा कि पास्ता नॉर्मली गंदम से बन रहा होता है, आल्दो कि उसका भी इस्तेमाल आपको कम करना चाहिए। लेकिन आपने जब भी आप प्री मीनोपॉजल या मीनोपॉजल स्टेज पे पहुंचती हैं तो आपको अपनी डाइट में से मैदे का इस्तेमाल या फिर सफ़ेद आटे का इस्तेमाल बिल्कुल तर्क कर देना चाहिए। अब बात आ जाती है कि हमने बात की आपकी डाइट के ऊपर और कुछ हार्मोन्स टेस्ट के ऊपर। इसके अलावा जो हमें अपनी चीज़ें देखनी होती हैं 35 से बियॉन्ड एज में, यानी कि आप जब 35 से ऊपर जा रही होती हैं तो फीमेल्स की जो बोन डेंसिटी है वो डेफिनेटली लो होना शुरू हो जाती है। आपको अपनी बोन डेंसिटी चेक करने के लिए स्कैन्स भी होते हैं जिसको डेक्सा स्कैन कहा जाता है, वो करवाना चाहिए। इसके अलावा आपने विटामिन डी का या विटामिन का, कैल्शियम्स का, इन सब के टेस्ट करवाने चाहिए। अगर विटामिन डी डेफिशिएंसी है या बोन डेंसिटी बहुत ज़्यादा कम है तो डेफिनेटली उसके लिए आपको डाइट के साथ साथ मेडिसिन की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि जब आप मीनोपॉजल एज में दाखिल हो रही होती हैं और आपके हार्मोन्स अपना काम ऐसा ऐसा करना छोड़ रहे होते हैं तो मल्टीविटामिन्स की इनटेक आप जितना मर्ज़ी ले लें उसकी ऑब्जर्प्शन उस तरह से नहीं हो रही होती है जैसे पहले के टाइमों में हो रही होती थी। इसीलिए कहा जाता है कि 40 साल की एज से पहले पहले मल्टीविटामिन्स या फिर इस तरह की जो ताकत देने वाली गोलियां हैं उसका इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि 40 साल की उम्र के बाद जो है इन चीज़ों की एब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी में कम हो जाती है। आपको अपने बोन्स डिफॉर्मिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना होता है और नेचुरली ये एक प्रोसेस है और जिसको ऑस्टियोप्रोसिस कहा जाता है। ये आपके बोन्स की या जॉइंट्स की वीकनेस की वजह से होता है। इसके ऊपर डिटेल्स में बात हम फिर किसी और टॉपिक में करेंगे, लेकिन जब भी फीमेल प्री मीनोपॉजल या मीनोपॉजल स्टेज पे पहुंचती है तो ऑस्टियोप्रोसिस का अमल खुद ब खुद उसकी बॉडी में स्टार्ट हो जाता है। तो अपनी बॉडी को, अपनी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप अर्ली एजेस में मल्टीविटामिन्स का इस्तेमाल ज़रूर करें, हेल्दी फूड का इस्तेमाल ज़रूर करें। बहुत सारे जो ख़वातीन हैं वो गोश्त खाना पसंद नहीं करती हैं, कीमे का इस्तेमाल पसंद नहीं करती हैं। इस तरह पाए जो हैं उनका सूप बनाकर गाँव वगैरह में औरतें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, लेकिन शहरों की ख़वातीन या बच्चियाँ बिल्कुल इसको इस्तेमाल करना पसंद नहीं करती हैं। लेकिन जो इसका फ़ायदा है वो आपको 40 साल की उम्र के बाद या 40 साल की उम्र में जाके नज़र आता है। जब वक्त हाथों से निकल जाता है और किसी दवाई का असर नहीं होता या किसी और चीज़ का असर नहीं हो रहा होता, किसी डाइट का भी अच्छा असर नहीं हो रहा था, तो तब ये कमी हमें महसूस होती है। कोशिश ये करें कि प्री मीनोपॉजल या मीनोपॉजल स्टेज पे अपनी डाइट को, अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें, बेहतर बनाएं। सुबह की एक्सरसाइज स्टार्ट करें और एक्सरसाइज में ना सिर्फ आपकी वॉक शामिल होनी चाहिए, क्योंकि इस स्टेज पे जाकर सिर्फ वॉक आपके लिए करामद नहीं होगी। आपको अपनी लाइफ में योगा बैलेंस करना चाहिए। इसके अलावा स्ट्रेचनिंग एक्सरसाइजेज होती हैं। स्ट्रेचनिंग एक्सरसाइज का फ़ायदा ये होता है कि 40s की एज में जाके आपकी मसल टोन डिक्रीज होना शुरू हो जाती है या मसल जो आपकी स्ट्रेंथनिंग है वो वेस्ट होना शुरू हो जाती है। जब आप स्ट्रेचनिंग एक्सरसाइजेज करते हैं या फिर बैंड्स के साथ जो एक्सरसाइज की जाती हैं उसके साथ आपके मसल्स को स्ट्रेंथ अप वो करती हैं, और जब मसल स्ट्रेंथ अप होंगे तो आप नेचुरली बेहतर महसूस करेंगी। इसीलिए इसी तरह आपकी बात आ जाती है स्लीपिंग पैटर्न के ऊपर कि क्या है आपका स्लीपिंग पैटर्न। अगर आपका स्लीपिंग पैटर्न लेस देन 5 आवर्स या फिर आप उससे भी कम सो रही हैं तो डेफिनेटली आप ये समझ लें और जान लें कि आपने अपनी ज़िंदगी में से 10 साल खुद ब खुद ही कम कर दिए हैं। आपकी नॉर्मल रूटीन जो एक स्लीप है वो 8 घंटों की होनी चाहिए। अगर आप 8 घंटे नहीं सो सकती तो कम से कम 6 से 7 घंटे अपनी स्लीपिंग पैटर्न को करें। उसके साथ साथ आप अपने घर को, अपने रूम को नॉर्मल जो है लाइट से कवरेज दें, यानी कि कम लाइट रखें, पुरसकून रखें अपना माहौल। इससे आपकी जो चीज़ें हैं वो बेहतर होना शुरू होंगी। घर में शोर को भी कम रखें ताकि आपके जो मसल्स हैं, आपके जो इम्पल्सेस हैं उसको सुकून मिले। अपने आप को एक्टिव करें, किसी न किसी हॉबी में इन्वॉल्व करें।
इन सब चीज़ों को, अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करने से आपके जो प्री मीनोपॉजल और मीनोपॉजल सिम्टम्स हैं उसको काफ़ी हद तक बैलेंस किया जा सकता है। आई होप सो कि आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा, और इसके साथ ही हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह।